हेलो बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के द्वितीयक पाठ यानी जो दूसरा पाठ है आलोक धनवा जी का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर बच्चों आलोक धनवा जी की जो कविता है पतंग, वो आपके सिलेबस में दी गई है। तो कविता को पढ़ने से पहले हम आलोक धनवा जी के बारे में जानेंगे कि इनकी जो जन्म है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया या इन्होंने किस तरह से अपनी लेखनी की शुरुआत की, और ये जो पतंग कविता है इसके अंतर्गत क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। तो आलोक धनवा जी का जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। तो ये मुंगेर कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में है। तो इनका जन्म है 1948 मुंगेर बिहार में। अब बात आती है इनकी रचनाओं की। तो इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई और उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की। दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र संग्रह है। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसके बाद इनकी बहुत ही खूबसूरत 2 पंक्तियां दी गई है जो परलौकिक यानी परलोक से संबंधित है कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर सीधा सा देखें तो यहाँ पर जो कवि हैं वो बात कर रहे हैं कि नदियाँ जहाँ समुद्र से मिलती है वहाँ पर मेरा क्या है, मुझे नहीं पता लेकिन एक दिन मुझे उधर जाना है। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो आत्मा से संबंधित है और समुद्र जो है वो किसका प्रतीक माना गया है? परमात्मा का। तो जितने भी हम यहाँ पर आलोक धनवा जी है खुद को आत्मा समझकर कहते हैं कि आत्मा जो है इसे क्या है, एक दिन परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर मिल जाना है। ये वहाँ पर मिलना तय है। ये बात मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ कब जाना है, कैसे जाना है, लेकिन एक दिन उधर जाना ये तो क्या है, निश्चित ही है। इसलिए व्यक्ति को क्या है, अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार में रहना चाहिए ताकि क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। तो ये परलौकिक बातें हैं जो इस कविता के माध्यम से या कविता की 2 पंक्तियों के माध्यम से आलोक धनवा जी कहना चाहते हैं। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। यानी इनकी रचनाएं ऐसी थी जो बहुत सारे काव्य प्रेमी थे, यानी काव्य को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनको क्या है, मुख्य ज़बानी आज भी याद है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। यानी इन्होंने बहुत सारा लेखन, बहुत सारी रचनाएं नहीं रची। इनका जो रचना का जो तरीका था वो था कि थोक के भाव में नहीं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। जो लिखना है वो उसका क्या है, जो सार निकले, जो अर्थ निकले वो गंभीर हो, अच्छा हो, लोगों को क्या है सुनने में अच्छा लगे, कोई नया संदेश देने वाला हो। तो इन्होंने क्या है बहुत ही कम रचनाओं का निर्माण किया, ऐसे नहीं कि थोक के भाव में कर दिया हो। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा कौन सा एकमात्र काव्य संग्रह बच्चों? दुनिया रोज बनती है। तो काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी भागीदारी निभाते आए हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी इन्होंने भागीदारी निभाई है।
तो अब बात करते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बीमों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो ये पतंग कविता है बच्चों, ये क्या है, बिंब प्रधान है। तो यहाँ पर शब्द आता है बिंब की। बिंब क्या होते हैं? बिंब क्या होते हैं कि जैसे ही हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो उसका जो दृश्य है वो हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। यानी कविता को इस तरह से लिखना, इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि उसकी जो झलक है वो हमें आंखों के सामने दिखाई देती है। तो पतंग जो रंग बिरंगी पतंगे हैं, आसमान में अपनी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जो उड़ने वाली पतंगे हैं, वैसा ही क्या होता है, बच्चे का मन होता है। उसका मन क्या है, चंचल होता है और बहुत ऊंचाइयों तक वो जाना चाहता है और ऊंचाइयों को छूना चाहता है। तो यहाँ पतंग के माध्यम से बच्चों का जो उत्साह है, उनका जो उमंग है, उनकी जो मन की इच्छा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। शरद ऋतु, तो जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, आसोज अश्विन जो महीना हिंदी का है, जिसे हम असोज भी कहते हैं, जो भादो जाने के बाद में जो असोज का महीना आता है उसे क्या कहते हैं, शरद का आगमन कहते हैं। उस समय क्या है, थोड़ी ठंडक शुरू होती है और आसमान क्या है, बिल्कुल साफ होता है। क्यों? अश्विन से पहले तो आते हैं आषाढ़, सावन, भादो। इनमें तो तेज़ बारिश होती है। बारिश के कारण क्या है, बादल होते हैं, तो उस समय क्या है, बच्चे पतंग उड़ा नहीं सकते। तो जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो किसका इशारा होता है, चमकीला इशारा होता है, यानी आसमान बिल्कुल साफ होता है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, तितलियाँ यहाँ किसे क्या गए, जिस तरह से रंगीन तितलियाँ होती है रंग बिरंगी, उसी तरह से उस समय आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही होती है। दिशाओं के मृदंग बजते हैं, यानी चारों दिशाओं में बच्चे पतंग उड़ाते हुए शोर मचाते हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे मृदंग नामक वाद्य यंत्र बज रहा हो। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। यानी इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो बच्चों की जो मासूमियत है, उनका जो भोलापन है, उसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पतंग के पीछे इतने खो जाते हैं कि वो पतंग उड़ाते उड़ाते छत के एक किनारे तक चले आते हैं और उनके जो गिरने का भय है, अगर वो गिर भी जाते हैं तो गिरकर उन्हें लगता है कि चोट तो लगी नहीं, तो उनका भय क्या है, ख़त्म हो जाता है और वो वापस से क्या है, अपनी पतंग उड़ाने लग जाते हैं। और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आता जाता है। खुद ब खुद उनके पास कैसे आता है कि बच्चों के जो पैर हैं वो इतने चंचल होते हैं कि वो एक जगह रुकना नहीं चाहते, तो हर समय इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी ही उनके पैरों के पास आना चाहती हो। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ भादो अंधेरे का प्रतीक माना है, यानी भाद्रपद को जो मास है उसको अंधेरे का प्रतीक माना है, और भाद्रपद के बाद जो अश्विन का महीना आता है उसे शरद का आगमन और उजाले का प्रतीक माना है। क्या आप भी उनके साथ हैं, यानी आप भी क्या है, अश्विन महीने का इंतज़ार करते हैं, शरद ऋतु के आने का इंतज़ार करते हैं कि शरद ऋतु आएगी, आसमान साफ होगा और हम पतंग उड़ाएंगे। तो बच्चों, आप इनके जो साहित्यिक परिचय है उसके बारे में ध्यान से सुनना और इसके नोट्स भी बनाना, और इससे आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे इनकी कविता पतंग के व्याख्या के बारे में।